नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। और हम जो ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफ़ी में हमने जो कुछ भी पढ़ा है हम उसके टेस्ट कर रहे हैं और ये उसी टेस्ट की एक आखिरी पार्ट है। फिर हम वापस से कल से ज्योग्राफ़ी वापस से जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, जो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी की ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे थे, उसे वापस से कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आज हम 14 प्रश्न करने वाले हैं और आपको बताना है अंत में कि आपने इन 14 में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया और कितनों का सही नहीं दिया। मतलब आपने 14 में से कितने अंक प्राप्त किए। इससे पहले वाले 30 प्रश्न जानने के लिए आप पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से कौन सा है जो कि स्थलीय ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स है उनका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर 1 है कम घनत्व वाले ग्रह, बी है चट्टान और धातुओं से बने ग्रह, सी है हीलियम और हाइड्रोजन होते हैं इनमें, और डी है घना वातावरण। तो आपको बताना है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो किससे बने होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चट्टान और धातुओं से बने ग्रह। जो चट्टान और धातुओं से बने हुए ग्रह होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट होते हैं, और जो बाहरी जो ग्रह होते हैं, जो जोवियन ग्रह होते हैं, वे गैसों और धूल कणों से बने होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये प्रश्न, और दोस्तों आपने इसका सही उत्तर दिया या नहीं दिया इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों अब आगे अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन लेकिन एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इन कथनों पर विचार करना है और हमें जो कथन गलत है उसकी पहचान करनी है, जो कौन सा कथन गलत है। तो जो पहला जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो है कि बिग बैंग सिद्धांत से बिग बैंग सिद्धांत, शुरुआत में ब्रह्मांड बनाने वाले सभी पदार्थ एक एकाकी बिंदु के रूप में एक स्थान पर मौजूद थे। तो इसके अनुसार ऐसा है। तो दोस्तों अगला जो कथन है वो है, उस एकाकी बिंदु में भयंकर विस्फोट हुआ, इससे बहुत बड़ा विस्तार हुआ। फिर तीसरा कथन है कि बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के भीतर तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ को जन्म दिया। तो दोस्तों इनमें से हमें गलत कथन की पहचान करनी है। और जो पहला जो कथन है वो तो है कि शुरुआत में ब्रह्मांड बनाने वाले सभी पदार्थ एक एकाकी बिंदु के रूप में एक स्थान मौजूद थे। तो दोस्तों ये कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि उस एकाकी बिंदु में भयंकर विस्फोट हुआ, इससे बहुत बड़ा विस्तार हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है। और अगला कथन है कि बिग बैंग से जो 3 लाख वर्षों के भीतर तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी के सभी कथन हैं जो कि सही है और हमें गलत कथन की पहचान करनी थी। तो चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको देखते हैं। तो जो ऑप्शन है वो है केवल 1 और 2, केवल 1, सी है 2 और 3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और ये अगला जो प्रश्न है वो भी थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर उसी की तरह एक शानदार प्रश्न है। तो जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कथन पढ़ने हैं और कथन से हमें पूछा गया है कि इनसे बनने वाले परिणाम को जानना है। यानी कि इन कथनों में बताया गया है कि किसी एक वस्तु या चीज़ या कोई एक पार्टिकल पर किसी के बारे में बताया गया है, हमें उसकी पहचान करनी है। तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का वितरण असमान था। घनत्व की असमानता ने गुरुत्वाकर्षण की असमानता को जन्म दिया, जिसने पदार्थ को एक साथ बांध दिया। यह आकाशगंगाओं के विकास के आधार बने। आकाशगंगाएं विशाल दूरियों में फैली हुई है, जिन्हें हजारों प्रकाश वर्षों में मापा जाता है। एक बहुत बड़े बादल के रूप में हाइड्रोजन गैस के संचयन से एक आकाशगंगा बनने लगती है। ये गुच्छे और भी सघन गैसीय पिंडों में विकसित होते रहते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो है, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो ये ग्रह, बादल, तारा और आकाशगंगा। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि तारों का निर्माण कुछ इसी प्रकार से होता है जिस प्रकार की ये प्रोसेस बताई गई है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अब ये वाला कथन भी वो विचार करने वाला ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है ये भी कथनों पर इन स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ना है। तो जो पहला जो कथन है कि इन ग्रहों का निर्माण काफ़ी दूर स्थान पर हुआ था। इन ग्रहों का निर्माण हमें वो ग्रह बताने हैं कि कौन से ग्रहों का निर्माण काफ़ी दूर स्थान पर हुआ था। दूसरा है सौर हवाओं की तीव्रता इतनी अधिक नहीं थी कि इनके वातावरण से गैसों से हटाया जा सके। हमें ऐसे ग्रहों की पहचान करनी है जिनका निर्माण बहुत दूर हुआ था और उनके वातावरण से गैसें नहीं हट पाई थी सौर हवाओं की तीव्रता से भी। और इन ग्रहों का घना वातावरण और उच्च गुरुत्वाकर्षण है, यानी कि यहाँ का ग्रेविटेशन भी बहुत ही हाई है। तो हमें उनकी पहचान करनी है। हमारे पास में जो ऑप्शन है वो है जोवियन ग्रह, टेरेस्ट्रियल ग्रह, डॉल्फ प्लैनेट और एस्टेरॉइड्स। तो इनमें से कौन से हैं जिनके लिए ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि जो जोवियन जो ग्रह होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके कारण जो पवनें चलती है वो यहाँ से पर जो गैसें होती है उनको ले जाती है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण काफ़ी उच्च होता है। इसलिए यहाँ पे जो सौर पवनें चलती है वो यहाँ के जो वातावरण होता है, वायुमंडल होता है, जो गैसें होती हैं उनको ले जा नहीं पाती है। इसलिए इनको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है और ये काफ़ी दूर स्थान पर है सूर्य से, इसलिए यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण थोड़ा कम होता है। इनका गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है इनका, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इन पे कम लगता है। तो उससे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोवियन ग्रह। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से हमारे पास ये कथनों वाले ही प्रश्न है और इनमें से हमें जो कथन सही है हमें उसकी पहचान करनी है। पहला जो ऑप्शन है ये पृथ्वी की परतदार संरचना है। वायुमंडल के सबसे बाहरी छोर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक जो पदार्थ विद्यमान है वह एक रूप नहीं है। दूसरा है वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम होता है। और तीसरा है सतह से गहराई तक पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग क्षेत्र है और इनमें से प्रत्येक में विभिन्न विशेषताओं वाली सामग्रियां हैं। तो हमें सही कथन की पहचान करनी है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ए है 2 और 3, ए है 3 और 2, बी है केवल 3, सी है 2 और 3 और डी है ऊपर के सभी। तो आपको इनमें से गलत कथन को बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे गलत कथन को बताइए। तो यहाँ पर जो गलत जो कथन हो जाएगा वो है दोस्तों, ये सभी के सभी कथन बिल्कुल सही लग रहे हैं और इसलिए यहाँ पे कोई भी गलत कथन नहीं है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और जो हमारा जो अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से हमारे सामने कथन है और हमें इन कथनों पर विचार करना है। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और उस कथनों वाले प्रश्न ज़्यादा ही आ रहे हैं इस बार, इसमें जैसा लग रहा है। तो पढ़ते हैं प्रश्न को। तो कथन है कि वर्तमान वातावरण के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहला चरण प्रारंभिक वातावरण के ह्रास को चिन्हित करता है। दूसरे चरण में पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया। और तीसरा है नेबुलर परिकल्पना की प्रक्रिया के माध्यम से जीवित दुनिया द्वारा वातावरण की संरचना को संशोधित किया गया था। हमें फिर से सही कथन की पहचान करनी है। और तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है विकल्प है वो है केवल 2 और 3, 1 और 2 और ऊपर के सभी। तो इनमें से सही कथन कौन सा है हमें उसकी पहचान करनी है। तो दोस्तों इन कथनों में देखिए कि ये पहला कथन तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो वातावरण का जो एटमॉस्फेयर का जब निर्माण होना शुरू हुआ था तो पहले जो प्रारंभिक जो हाइड्रोजन और जो हीलियम वाला जो वातावरण था पहले उसका ह्रास शुरू हुआ था। फिर दूसरे चरण में पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया था, ये भी आपको पता ही होगा। फिर लेकिन ये तीसरा वाला कथन है कि नेबुलर परिकल्पना की प्रक्रिया के माध्यम से जीवित दुनिया द्वारा वातावरण की संरचना को संशोधित किया गया था, ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है। तो दोस्तों
इसका जो सही कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक और दो केवल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत देर बाद में एक छोटा सा प्रश्न आया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वाले प्रश्न को तो बहुत ही जल्दी बता दोगे। तो ये है प्रश्न है कि प्रारंभिक वातावरण में क्या शामिल है, जो व्हाट डज द अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेन। तो प्रारंभिक वातावरण में क्या शामिल है, जब मतलब कि वो हाइड्रोजन और जो हीलियम वाला जो वातावरण था, जब उसका ह्रास हुआ और जो दूसरे चरण में जब वो प्रारंभिक वातावरण का निर्माण हुआ, तब उसमें कौन कौन क्या क्या शामिल थे, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है अमोनिया और डी है ऊपर के सभी। तो दोस्तों आपको इन विकल्पों में से सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इनमें से जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका ऊपर की सभी, क्योंकि प्रारंभिक वातावरण में हमने पढ़ा था कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जल वाष्प जो इत्यादि जो गैसें थी उनका निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह भी छोटा सा प्रश्न है, आप मैं आशा करता हूँ कि और छोटा सा भी है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको जल्दी से जल्दी इसका सही उत्तर दे पाओगे। तो जो प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए है नेपच्यून, बी है बृहस्पति, सी है मंगल और डी है शनि ग्रह। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसको सूर्य से दूरी के हिसाब से भी बता सकते हो, क्योंकि सूर्य से दूरी के हिसाब से नेपच्यून सबसे दूर आता है। तो यहाँ पे एक साधारण सी बात है कि नेपच्यून का वातावरण ठंडा ही होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा नेपच्यून। नेपच्यून यानी कि जो सबसे दूर है ग्रह, इसलिए यहाँ पर का जो वातावरण है वो ठंडा हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 39वां क्वेश्चन है, वो है कि इनमें से भोर का तारा किसे कहा जाता है। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसे भोर का तारा कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल ग्रह और डी है शनि ग्रह। तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इनमें से भोर का तारा जिसे कहा जाता है वो है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसलिए इसे पृथ्वी की ट्विन सिस्टर या ट्विन प्लेनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पृथ्वी की संरचना मिलती जुलती है और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और जो अगला जो प्रश्न है वो भी बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है और इसे बिल्कुल शानदार प्रश्न है। वो प्रश्न है कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, यानी कि जो सूर्य का आकार है, साइज ऑफ द सन इज़ हाउ मेनी टाइम बिगर देन द अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी के आकार है उसके आकार को कितने गुना किया जाए कि हमें सूर्य का आकार प्राप्त हो जाए। ऑप्शन नंबर ए है 124 बार, बी है 100 बार, सी है 109 बार और डी है 115 बार। तो हमें इनमें से सही उत्तर की पहचान करनी है, आपको सही से बताना होगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं और आपको पता ही होगा कि ये सूर्य का आकार जो है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, तो वो है 109 बार। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब बस 4 प्रश्न और रह गए हैं और जो सबके सभी प्रश्न छोटे छोटे से लग रहे हैं। अब तो पहले शुरुआत में आगे बड़े बड़े, अब सभी प्रश्न छोटे छोटे से हैं, तो ये जल्दी हो जाएंगे। तो जो अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन के सामने है, और ये है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव सैटेलाइट। तो इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है। तो पहला है ऑप्शन नंबर ए है धरती यानी कि अर्थ, बी है मार्स यानी कि मंगल ग्रह और सी है बृहस्पति, डी है शुक्र। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन से ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो दोस्तों धरती का तो आपको पता होगा कि धरती का तो जो चांद है, जो मून है, वो धरती का उपग्रह है, इसलिए धरती तो इस वाले ऑप्शन से आप काट दीजिए।
जो अगला जो है मंगल ग्रह है, तो मंगल ग्रह के बारे में भी आपको पता होगा कि इसके भी दो उपग्रह हैं। और जो सी है बृहस्पति, तो बृहस्पति के भी बहुत सारे उपग्रह हैं, आपको पता ही होगा। और डी है शुक्र, तो शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा जो अगला जो प्रश्न है वो फिर से वही कथनों वाला आ गया है, लेकिन इसको भी हैंडल कर लेंगे। तो जो कथन है, हमें पहले कथनों पर विचार करना है, उनमें से जो कथन सही है हमें उसके बारे में पता लगाना है। पहला कथन है कि आकार के अनुसार पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी कि एज पर साइज अर्थ इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और बी है पृथ्वी का आकार जियोइड है। तो इनमें से सही कथन की पहचान करनी है। और आपको पहला जो कथन है किया गया है कि सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह बताया गया है आकार के अनुसार, दोस्तों ये कथन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है पृथ्वी, ऐसे आकार में नहीं है। आकार में तो पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। तो ये पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण वरुण, फिर पृथ्वी है, फिर उसके बाद में शुक्र, मंगल और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो 5 नंबर पे आता है पृथ्वी, तो ये वाला कथन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो अगला कथन है कि पृथ्वी का आकार जियोइड है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी का आकार पृथ्वी का एक विशेष आकार है जिसे जियोइड शेप कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दिए गए हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और नहीं दो। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल दो। तो केवल दो वाला जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन नंबर 43। और ये जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फिर से कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। दोस्तों ये पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगते हैं बताया गया है। दूसरा कथन है नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। इनमें से फिर से हमें सही कथन की पहचान करनी है, लेकिन जो पहला जो कथन है वो कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही गलत है, क्योंकि पृथ्वी के तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, ये आपको सबको पता ही होगा। तो 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को। और ये दूसरा कथन है नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ पे ये वाला कथन सही लग रहा है। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दूसरा कथन है बिल्कुल सही है। अब आज की हम अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो भी स्टेटमेंट वाला ही है। और दोस्तों आपको इस वाले प्रश्न के बाद में बताना है कि आपके कितने स्कोर है, आपने इतने प्रश्नों में से कितने का सही उत्तर दिया। तो ये 1 करोड़ का सवाल नहीं है, और तो आपको तो भी इसका उत्तर देना है सही। तो जो 44 का जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला जो कथन है हमें इसमें सही कथन की पहचान करनी है। और जो पहला जो कथन है वो है एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के आसपास गति करता है। और जो चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लगभग 27 दिनों में। दोस्तों ये प्रश्न अभी जो SSC MTS की एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया था। तीसरा है चंद्रमा की सतह पर पहाड़, मैदान और अवसाद है। चंद्रमा की सतह पर पहाड़, मैदान और अवसाद है। तो हमें इनमें से सही उत्तर की पहचान करनी है। जो सही ऑप्शन दिए गए केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों कथन है जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के आसपास गति करता है। वो चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। वो चंद्रमा की सतह पर पहाड़, मैदान और अवसाद है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हैं। अगले वीडियो में हम जो हमारे जो चैप्टर चल रहे थे हम उन्हीं को वापस से कंटिन्यू करेंगे। जो ये क्वेश्चंस की जो श्रृंखला थी, जो प्रश्न का जो संग्रह था वो यहीं पर समाप्त होता है।
दोस्तों अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपके दोस्तों तक शेयर करिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने इनमें से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो दोस्तों इस वाले वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और दोस्तों आपने जितने भी इनमें से सही अंक जितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।